हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर में स्वागत है। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको मैथमेटिक्स से कनेक्टेड कई वीडियो देखने को मिलेंगे। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 10th क्लास 2020 मैथमेटिक्स पेपर इन राजस्थान बोर्ड, जिसका एग्जाम 30 जून को हुआ था। हम उसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हम इसी के क्रम में स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 105 बाय यूजिंग सूत्रानुक्रम, यानी सूत्रानुक्रम से हमें 105 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपको मैं सभी को बता दूं कि निकलम मेथड में हमने सभी ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि निकलम मेथड में हमेशा हम दो चीजें लिखनी होती है। एक तो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है या फिर मल्टीप्लाई करना। बात तो एक ही, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है किसी भी चीज को दो बार लिख के मल्टीप्लाई करना। तो नंबर और डेविएशन और 20 आपने लिखा 105 है, ये 100 के पास है, तो 100 का बेस कितना है 100। इसमें सब बेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिजिट 1 यूज हो रही है। अब हमारे नंबर है 105 और इसी में डेविएशन जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 05 प्लस में और 05 प्लस में। और इनको सॉल्व करने का तरीका जो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, सबसे पहले किसी भी नंबर को अदर नंबर जितने भी दिए गए हैं उनके डेविएशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो हमारे ये आएगा 105 को प्लस करेंगे 05 में, और जो डेविएशन होते हैं इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 5 जा 25। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 105 का जो स्क्वायर है वो होगा 110 और 25। यानी हमने क्या करा, 105 को 5 में प्लस करा, 110 लिख दिया और 25 एज इट इज लिख दिया। तो इससे हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 और इक्वल टू में 7x प्लस 2। तो आप ये अगर देखें तो यहाँ पे ओनली 2 टर्म्स नजर आ रही है, एक टर्म्स ये है और एक टर्म्स ये है, क्योंकि प्लस माइनस साइन ही डिवाइड करते हैं किसी भी इक्वेशन को टर्म्स में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो इसलिए ये दो ही टर्म्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, यही टर्म्स है। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हियर बोथ टर्म्स हैव कॉमन फैक्टर x प्लस 2। यानी हमने देखा कि दोनों तरफ x प्लस 2 जो एल्जेब्रिकल पार्ट है वो कॉमन फैक्टर के फॉर्म में है x प्लस 2। तो हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम ये देखते हैं यहाँ पे प्लस का 2 जो सेकंड साइड जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारे x इक्वल टू -2। इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12,960 और HCF इज 18। जो हमारा HCF है वो 18 है और जो प्रोडक्ट है वो है 12,960। हमसे पूछा है एलसीएम फाइंड करिए। तो आप सभी को मैं ये पहले भी बता चुका हूं, जब दो ही नंबर होते हैं या प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम, यानी दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो, यानी HCF जिसका 1 होता है, या फिर दो ही नंबर हो, इस कंडीशन में इनमें एक कंडीशन वेरीफाई होती है जिसे हम कहते हैं HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये हमारा एक फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले में ये जो वैल्यू दी गई है इन सभी को रख दें तो हमारा आंसर वैसे ही निकल जाएगा। HCF हमें दिया हो गया है 18, तो हम HCF को तो 18 लिख देंगे। एलसीएम नहीं दिया है तो इसको एज इट इज लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी दिया हुआ है तो वो भी लिख दिया हमने। अब ये हमारे 18 यहाँ पे मल्टीपल में है तो हम इसको सेकंड साइड ले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जिधर भी अल्फाबेट या अननोन पार्ट होता है उसको अकेला रखते हैं और बाकी सबको सेकंड साइड। तो हमारे एलसीएम जो आ जाएगा वो डिवाइड करने के बाद आएगा, कितना आएगा 18 7 जा 26 और 18 2 जा 36 मीन 720 इसका एलसीएम है। तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है फाइंड द वैल्यू 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30 की वैल्यू क्या होगी ये हमें सॉल्व करना है। तो आप सभी को मैंने पहले ही सिखा रखा है कि किसी भी जो एंगल की वैल्यू है हम कैसे फाइंड करते हैं, cos 30 sin 30 sin 60। हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो अभी इसमें वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखते वक्त हमेशा एक रूल्स को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और मैं एडवाइस देता हूँ ये फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसको हम वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में रखो, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो कई बार हमारे मल्टीप्लाई में परेशानी आ जाती है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे तो हमने देखा ब्रैकेट के अंदर कोई चीज सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, तो सीधा लिख देंगे मल्टीप्लाई में 3√3/2। अब इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई में 3 बार लिख दो, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रैकेट है। √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। जब हम इस तरीके से लिखते हैं, सभी में √3/2 लिख दिया। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाता है, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2, तो ये सब कैंसिल हो गए। अब हमने देखा कि जब भी रूट के दो नंबर सेम नंबर वापस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे आएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2। और आप जानते हैं जब भी सेम नंबर अगर माइनस होते हैं तो आंसर तो हमेशा 0 ही आना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होता है। अब इसमें हमेशा एक ही चीज ध्यान रखिए, अगर हम इससे डायरेक्ट ये वैल्यू भी निकालते हैं तो गलत नहीं होता है, परंतु हमारा ये होता है कि हम एग्जामिनेशन में चाहते हैं कि हमारा आंसर परफेक्ट हो, तो इसलिए परफेक्टनेस में ये क्लियर है। 2 लाइन लिखने में हमें इतना टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, मुश्किल से 1 मिनट में हो जाता है, 1 या 2 मिनट में। सो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हाँ तो दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 36 और cosec 54 sec 54 अपॉन cosec 36, बीच में माइनस का साइन है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं 36 54 इस टाइप की नंबरों की वैल्यू हमने टेबल में कभी फाइंड करनी सीखी ही नहीं अभी तक। तो हम इसमें क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने का एक ही तरीका होता है। हम जानते हैं sec cosec में चेंज होता है, cosec sec में, साइन cos में, cos sin में, tan cot में और cot tan में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sec को cosec में चेंज करेंगे। और हमेशा sec चेंज करने का एक रूल्स होता है, एक को चेंज करते हैं एक को नहीं करते हैं। तो यानी अगर मैं sec को चेंज करूंगा तो cosec नहीं करूंगा। तो सेक को चेंज करने का रूल होता है कि जब भी हम किसी को चेंज करते हैं, जैसे मैंने इसको सेक को कोसेक में चेंज करा, तो इसका जो एंगल है थीटा जो भी है 30 डिग्री 40 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री, उसको 90 में से माइनस कर देते हैं। ये हो गया 90 माइनस 36। अब इसी तरीके से कोसेक 54 माइनस, यहाँ पे भी इसको चेंज करना है, तो इसको भी मैंने करा कोसेक 90 माइनस 54। और इसके बाद कॉसेक को तो चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया है कि आपको जब भी चेंज करना है दोनों में से एक को, कॉसेक या सेक में से एक को, साइन कॉस में से एक को, टैन कॉट में से किसी एक को। तो यहाँ पे हमने सेक को चेंज करा है। अब कॉसेक 90 माइनस 36 आप जानते हैं कॉसेक 54 होता है। डिनोमिनेटर तो कॉसेक 54 एज इट इज ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस 54 कॉसेक 36, तो आपने देखा नीचे वाला भी सेम हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन में 90% डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं। अब ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, और आप जानते हैं 1 माइनस 1 तो हमेशा ही क्या होता है 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है राइट द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, यानी हमें वो पॉइंट लिखना है जिसका ट्राइंगल के वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस एक ही पॉइंट का हो सकता है, वो होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, इसको अगर हम समझना चाहें तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इनसे अगर किसी पॉइंट का O का इक्वल डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, अगर ये तीनों पार्ट इक्वल है तो हम एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाएंगे जो इन तीनों पॉइंटों से होकर जाता है, जो कि हम जानते हैं कि सर्कम सर्किल होता है। और अगर ये सर्कम सर्किल है तो उसके सेंटर पॉइंट को तो हम ऑटोमेटिकली सर्कम सेंटर कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। हाँ तो हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, किसकी, जिसका टेंजेंट ऑफ सर्किल, जो एक सर्किल पे बनी हुई सर्किल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो सर्किल की रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें एक सर्किल दिया हुआ है जिसकी हमें रेडियस दी हुई है, वो रेडियस है
5 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया है कि सेंटर से 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, पी पॉइंट, इसका डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि जो ये टेंजेंट है एपी, इसकी लेंथ क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं हियर एपी परपेंडिकुलर ओए। आप जानते हैं कि हमेशा जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होगी तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो हम इसमें ये कहेंगे इन ट्राइंगल एओपी, जो हमारा ट्राइंगल एओपी बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ही ये होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम काम में लेनी है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे ओ ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम ले देंगे 5। ए पी हमें दिया हुआ ही नहीं है क्योंकि हमें तो फाइंड करना है, यहाँ पे हम दे देंगे ए पी स्क्वायर। ओ पी हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो हमने इसे लिख दिया 13। अब हम स्क्वायर निकाल लें, तो हमारे 5 का स्क्वायर क्या था, 5 5 या 25। ए पी स्क्वायर का कुछ करेंगे ले, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 25 को सेकंड साइड ले जाके माइनस कर देते हैं, तो हमारे आ जाता है ए पी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, जो कि हमारा हो जाता है 144, यानी 144 हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 144 आता है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसे फाइंड कर सकते हैं, जो कि 12 होता है। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो सीधा सा मेथड यूज कर सकता है। 144 है, इसके प्राइम फैक्टर करो, 2 से डिवाइड 72, अगेन 2 से डिवाइड 36, अगेन 2 से डिवाइड 18, 2 से डिवाइड 9, 3 से डिवाइड 3, 3 से डिवाइड 1। तो इसमें पेयर बना दो 2 2 की, और हर पेयर में से एक एक नंबर ले लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। वैसे तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, पर अगर आपको डाउट हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इफ ए थ्रो ए डाइस, हमें एक डाइस को थ्रो करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमारा जो नंबर है वो लेस देन 4 कब आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में मैंने पहले भी सिखाया हुआ है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सबसे पहले 2 चीजें पहले कंफर्म जरूर लिखते हैं। पहला, ऑल पॉसिबल आउटकम, और इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं, ऑल पॉसिबल आउटकम डाइस के लिए हमेशा क्या होता है 6। सेकंड होता है नंबर ऑफ फेयरवेल आउटकम, द नंबर ऑफ आउटकम टू लिखने के बाद हमारे जो पूछा गया है गेटिंग ए नंबर लेस देन 4। आप जानते हैं कि जो नंबर होते हैं डाइस में आते हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर उनमें से अगर हम ये छोटे नंबर देखें तो ओनली 1 2 3 तीन ही नंबर ऐसे होते हैं जो 4 से छोटे हैं। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हमारे ये 3 ही नंबर होते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का हमारा जो फार्मूला होता है वो है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है द नंबर ऑफ फेयरवेल आउटकम अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3/6। इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड कर दो 1/2। तो ये हमारा आंसर क्या है, फॉर गेटिंग नंबर लेस देन 4। सो यहाँ पे हमारा ये आंसर क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है राइट द फुल नेम ऑफ पीयूसी। आप सभी जानते हैं पीयूसी का नाम मैंने कई बार मैं रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि पीयूसी ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हो चुका है और ये होता भी रहेगा।
PUC, जिसे हम कहते हैं पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट उन्हीं व्हीकलों को दिया जाता है जिनमें पॉल्यूशन कम होता है। हमारे पॉल्यूशन लेवल जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया है, उससे अगर पॉल्यूशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया जाता है। इसे हम पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट कहते हैं। और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये कदम काफ़ी टाइम पहले गवर्नमेंट ने उठाया था, जिससे कि व्हीकल में ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैले। तो आप सभी हमेशा याद रखना कि PUC का फुल नेम बहुत बार पूछा गया है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। और ये क्यों काम आता है? ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के काम करता है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, ए कार पास थ्रू फर्स्ट सिग्नल इन 3 मिनट, सेकेंड 6 मिनट, थर्ड in 9 minutes. In how much time it passed through 13 signal? Means it is AP series just like, because the difference, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है 3, 6, 9, इनका डिफरेंस क्या है? फिक्स है। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो क्या आ रही है? A = 3 मिनट। जो डिफरेंस है अगर हम उसे निकालना चाहें तो 6 - 3 यानी 3 मिनट। हमें A और D दोनों मिल गए। अब देखिए हमें 13 सिग्नल के लिए फाइंड करना है, तो इसके दो तरीके होते हैं, क्योंकि हमने फार्मूले या तो हम फार्मूला मेथड जो यूज करते हैं, EN = A + n - 1D, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर हम ये जानते हैं कि जब n-1 का मतलब है, अगर यहाँ पे A 12 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11D सीधा ही। बट अगर हम इसे करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे EN, क्योंकि हमें 13 सिग्नल के लिए पूछा गया तो A 13। A की वैल्यू हमें 3 दी गई, n की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, 13 सिग्नल का मतलब n क्या है? 13। तो 13 - 1 और D क्या है? वो भी 3। बॉड मास रूल से कहता है पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व होती है, तो 3 ये भी एज इट इज, 13 - 3 कितना आएगा? 12, ये भी एज इट इज, और ये 3 इधर भी एज इट इज। अब 12 3 से कितना होते हैं? 36। तो 3 + 36 जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे आंसर आ जाता है 39 मिनट। आपको मैं ये बता दूं, आप सभी गौर कर रहे होंगे कि मैंने कहीं भी मिनट्स का यूनिट के रूप में यूज नहीं करा है, क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम पे यूनिट ज्यादा मायने नहीं रखती अगर वो सेम है। अगर अलग अलग है तो पहले सेम करना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन में सभी की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। अगर सेम है तो ही कैलकुलेट करेंगे, वरना इस तरीके से नहीं कर सकते, उनको पहले सेम करना पड़ता है कन्वर्ट करके। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 39 मिनट। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।